डिलीट हो गई? व्हाट्सएप पे आपने खोला हुआ है शीट? एक बार दोबारा रीसेंड कर दीजिए, ये देखिए सेम शीट को दोबारा रीसेंड कर। आप लोगों को आवाज आ रही है? आर्यन, अनुष्का, तुषार? यस सर। शीट के क्वेश्चन किए?
1 to 10 कोई डाउट है? 1 to 10 किए? हाँ किए। हो रहा है। 11 वाला नहीं है। कोई डाउट है 1 to 10 में? किए हैं कि नहीं किए हैं? या मेरे भरोसे थे कि मैं करवाऊंगा सभी क्वेश्चन? 9 to 10 में डाउट नहीं है। 9th और 10th में? 9 to 10 में डाउट नहीं है। नहीं मतलब 1 to 10 में सॉरी। अच्छा 1 to 10 में डाउट नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9th में अगर मैं सिंपल सा इसमें कहूं कि क्वेश्चन नंबर 9th में आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकालिए इक्वेशन ऑफ पाथ। हाँ सर वो आपने सर वो जो नल में से सर वो ड्रॉप्स वाला था ना, उसका आंसर क्या है? अच्छा आंसर मेरे को नहीं पता, क्या दिया था क्वेश्चन मैंने? एक टैप से ड्रॉप गिर रहा था, सेकंड t is equal to 5 पे सेकंड और थर्ड में डिफरेंस, सेकंड और थर्ड ड्रॉप में। t is equal to 5 सेकंड पे बात करो तो t is equal to 0 सेकंड पे पहला ड्रॉप गिरा होगा, ठीक। तो t is equal to 5 सेकंड की बात करूं तो t is equal to 0 पे फर्स्ट ड्रॉप, t is equal to 1 पे सेकंड ड्रॉप, t is equal to 2 पे थर्ड ड्रॉप, t is equal to 3 पे फोर्थ ड्रॉप, t is equal to 4 पे फिफ्थ ड्रॉप and t is equal to 5 पे सिक्स्थ ड्रॉप। मतलब कि अभी कितने ड्रॉप्स होंगे? 6। मैंने बना दिए 6, ठीक। ये क्या है? फर्स्ट ड्रॉप, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, एक ज्यादा हो गया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, यही होगा ना, ठीक है। तो t इज इक्वल टू 5 सेकंड पे मैंने क्या पूछा था? सेकंड और थर्ड ड्रॉप के बीच की डिस्टेंस, यही था ना क्वेश्चन। तो सेकंड ड्रॉप तो बेटा यहाँ पे है और थर्ड ड्रॉप यहाँ पे है, ठीक है। अब हर एक ड्रॉप के बीच में कितना टाइम गैप है? 1 सेकंड, ठीक है। तो मैं सिंपल कहूँ ये 1 सेकंड है, ये भी 1 सेकंड है, ये भी 1 सेकंड है, ये भी 1 सेकंड है। अगर मैं सेकंड वाले ड्रॉप की बात करूं तो सेकंड वाले ड्रॉप ने कितना टाइम ट्रेवल किया है? 1 + 1 + 1 + 1 4 सेकंड। तो इसने कितने डिस्टेंस कवर किए? हाफ जी टी स्क्वायर। 4 सेकंड में तो यहीं तक पहुंचेगा ना, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, ठीक। अब इसके लिए आते हैं थर्ड ड्रॉप कितने टाइम तक रहा? 1 2 3। तो इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की? हाफ जी 3 स्क्वायर। तो बेटा ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? मेरे को तो ये निकालना है। ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? इस टोटल डिस्टेंस में से ये वाली डिस्टेंस माइनस कर दें तो ये वैल्यू आ रही है 35 आई। तो मैं आंसर ही पूछ रहा था बस। हाँ ठीक है, मतलब जिसका नहीं हुआ तो ये आसान क्वेश्चन था, यस ठीक है, हो गया था। क्वेश्चन नंबर 9 में इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 जो एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन वही है, आपको बताना है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। याद कीजिए ऐसे ही कुछ क्वेश्चन मैंने करवाया था। ऐसा क्वेश्चन बताया था ना, x² + y² = 25। हाँ खत्म। मतलब ये तो सिंपल सर्कल आ गया। बताया था ना, जब भी अगर सिंपल इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का मतलब क्या होता है? y और x के बीच में रिलेशनशिप,
ठीक है, यहाँ पे x क्या दिया हुआ है, साइन के टर्म में, y दिया है कॉस के टर्म में। तो सिंपल तरीका क्या बताया था, साइन थीटा लिख लीजिए, कॉस थीटा लिख लीजिए, दोनों के स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए। तो सिंपल यहाँ पे क्या था, x इज इक्वल टू 5 साइन 10t और y इज इक्वल टू 5 cos 10t, दोनों पे स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये तो सर्कल की इक्वेशन होती है और इसका सेंटर क्या है, ओरिजिन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, आर्यन अनुष्का हो गया क्वेश्चन नंबर 11। मेरे इसमें x कोऑर्डिनेट 0 आ रहा था तो मैंने डी ऑप्शन आ रहा था तो उसमें कुछ और दिया हुआ है। मैं हिंट दे रहा हूँ, करेंगे आप लोग, मैं हिंट दे रहा हूँ क्वेश्चन में कि क्या किया जाए। हुआ आपका आशुतोष, नहीं हुआ? A body of mass 1 kg acted upon by a force of F, फोर्स की वैल्यू दी हुई है, तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास की वैल्यू 1 है तो मेरे को एक्सेलरेशन पता चल जाएगा वेक्टर फॉर्म में। एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट पता है, एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट पता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, dv अपॉन dt, है ना? तो वहां से मैं vx निकाल सकता हूँ x कंपोनेंट की मदद से, y कंपोनेंट की वजह से vy निकाल सकता हूँ। अगर मेरे को vx पता चल जाएगा तो वहां से मैं vx को क्या लिख सकता हूँ, dx अपॉन dt, vy को क्या लिख सकता हूँ, dy अपॉन dt। अब तो कर दीजिए। उसको 2 बार इंटीग्रेट करने के बाद तो फिर x कोऑर्डिनेट इसका साइन नहीं आएगा ना, साइन 3 पाई, और उसमें दो बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा हमें, 2 बार इंटीग्रेट। हाँ, तो फिर साइन 3 पाई जब आएगा उसमें अगर हम t1 डालेंगे तो फिर 0 0 पे पार्टिकल रेस्ट पे है हाँ और ओरिजिन पे है। अच्छा, ठीक है, लिमिट सही से रखिएगा पुट। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एट t इज इक्वल टू 0 पार्टिकल इज एट रेस्ट एंड इट इज एट ओरिजिन। चलिए मैं एक पार्ट कर देता हूँ, y वाला निकाल लीजिए। क्वेश्चन में x कंपोनेंट है 2 sin 3 pi t, ठीक है ना? हाँ, ये x कंपोनेंट दिया हुआ आपको, तो इसका मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, dv अपॉन dt। तो ये कितना हो जाएगा, 2 sin 3 pi t, तो dv इज इक्वल टू 2 sin 3 pi t dt। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल की वेलोसिटी 0 है, पार्टिकल रेस्ट पे है, ठीक। t इज इक्वल टू t पे पार्टिकल की वेलोसिटी आपने v मान ली, ठीक है। तो यहाँ पे dv का इंटीग्रेशन क्या देगा आपको, v, ये कितना हो जाएगा, साइन 3 पाई t का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, -1 अपॉन 3 पाई, इंटीग्रेशन आता है ना, और ये कितना हो जाएगा, cos 3 पाई t, लिमिट 0 टू t, यही होगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, v इज इक्वल टू -2 अपॉन 3 पाई cos 3 पाई t, और 0 पुट करेंगे तो cos 0 की वैल्यू 1। क्लियर है? ठीक, अब हम लोग v को क्या लिखेंगे, dx ओवर dt इज इक्वल टू -2 अपॉन 3 पाई cos 3 पाई t -1, dt को मल्टीप्लाई कर दीजिए,
तो dt को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, dx इज इक्वल टू -2/3 cos 3 pi t -1 dt इंटीग्रेशन t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल 0 पोजीशन पे है ओरिजिन पे, और t इज इक्वल टू t पे पार्टिकल की पोजीशन x है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन कितना दे देगा आपको, x माइनस 0 सिंपल x -2/3 पाई, cos का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 1/3 पाई, cos का हो जाएगा sin 3 पाई t, यही होगा ना। अब लिमिट कहां से कहां तक लगानी है आपको, 0 टू t -1 का इंटीग्रेशन t, और इसकी लिमिट भी क्या होगी 0 से t। अब सॉल्व कर लीजिए, अब तो आंसर आ जाना चाहिए। C हो जाएगा ना। और आपसे पोजीशन पूछी जा रही है t इज इक्वल टू 1, ये x की वैल्यू निकालिए और आखिरी में t इज इक्वल टू 1 पुट कर दीजिए। मंडे से आप लोगों का ड्यूरेशन 1.5 आवर्स का हो जाएगा, उसके बाद दिवाली के बाद अब लगभग आपके 2 आवर्स हो जाएंगे। ड्यूरेशन धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 में डाउट है नहीं, 13th में है, अच्छा 15th में, 15th किए नहीं है, कहां तक किए आपने गायत्री, कहां तक किए हैं, 12 तक ही किया है। अच्छा आर्यन कहां तक किया आपने क्वेश्चन, 10 तक ही कर रहे थे। अच्छा 10 तक ही किए हैं। अनुष्का आपने कहां तक किए हैं, 30 तक। बेटा करना पड़ेगा, ये कैसे करेंगे, मैंने कल ही इसे बोला था ना कि काइनेमेटिक्स की फर्स्ट एक्सरसाइज जितने क्वेश्चन हो जाए उतने कर लीजिए, और आप लोगों ने सिर्फ 10 ही क्वेश्चन किए। सोचिए कितने सारे क्वेश्चन हैं, कैसे होंगे। चलिए कोई नहीं, चलिए जल्दी से 15th क्वेश्चन रीड कीजिए, क्वेश्चन नंबर 15 रीड कीजिए और ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या होगा, देखिएगा क्वेश्चन समझा देता हूं।
और इसमें हिंट के रूप में लिख लीजिएगा ये क्वेश्चन किसका है, प्रोजेक्टाइल का। ठीक है, काइनेमेटिक्स में पूरी कंप्लीट है, काइनेमेटिक्स में सभी चीजें आपकी, प्रोजेक्टाइल मोशन भी है, रिलेटिव मोशन 2 डायमेंशन भी है, स्ट्रेट लाइन मोशन भी है। ठीक, मैं हिंट दे रहा हूँ कि क्वेश्चन क्या है क्या नहीं। क्वेश्चन में ये कहा है कि पार्टिकल को जब आपने प्रोजेक्ट किया तो पार्टिकल को किसी हाइट तक जाने में t1 टाइम लगा। ठीक, और उसके बाद भी वो ऊपर जा रहा है और उसके बाद फिर वहां से वो नीचे आ रहा है। ये है क्वेश्चन। मैंने कहा कि ये पॉइंट मान लीजिए बी है, ये ए है, ये सी है, तो ए से बी तक जाने में उसको कितना टाइम लग रहा है, t1 टाइम, और बी से सी तक आने में उसको कितना टाइम लग रहा है, t2 टाइम। ये क्वेश्चन है। ठीक, तो इसका आंसर मैं अभी वैसे फिलहाल बता देता हूँ। तो इसका आंसर है हाफ जी t1 t2। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, प्रोजेक्टाइल का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताने दीजिए, मैं ये करवाऊंगा, इसका डेरिवेशन स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, हिंट के रूप में लिख लीजिएगा कि प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है आपका। इसके बाद कौन सा अनुष्का, बस 17th और फिर 17th। 17th ट्राई कीजिए, अच्छा क्वेश्चन है 17th। क्वेश्चन का मतलब समझ नहीं आया मेरे को, बस वो समझा लीजिए। ठीक है, समझा देता हूँ, पहले पढ़िए सब कुछ। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है क्या, a disk arranged in a vertical plane has two groups of the same length directed along the vertical chord AB and CD as shown in the figure. The same particles slice down along the AB and CD. The ratio of the time TAB and the time CD is equal to, सिंपल ग्रूव का मतलब क्या है, नाली। ठीक है, ग्रूव का मतलब सिंपल नाली होता है। जैसे कि मान लीजिए कि ये डिस्क है, एक ये बड़ा सा डिस्क है। ठीक, यहाँ पे मैंने क्या किया, एक कॉर्ड नहीं है, ये ग्रूव है। ग्रूव का मतलब यहाँ पे एक आपने नाली बना के रखी है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को रखूंगा तो वो तो नीचे आ जाएगा ना, ग्रेविटी के कारण। सिंपल, ये ऐसे गड्ढा टाइप का बना हुआ है। ठीक है, नाली है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे अगर किसी ऑब्जेक्ट को रखूंगा तो नीचे आ जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन ये दिया है कि ए से बी तक आने में जो टाइम लगा उसको मैंने t1 मान लिया। ठीक है, और एक और कॉर्ड है, वो कॉर्ड कैसा बना हुआ है, इस डायरेक्शन में। यहाँ पे जो अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को रखूं तो स्लाइड करके इधर आएगा। ये डिस्क बेटा वर्टिकल में रखा हुआ है। सिंपल मानिए कि आपके सामने वर्टिकल पे एक आपने डिस्क को हैंग कर दिया। ठीक, और एक नाली टाइप की यहाँ पे बनी हुई है और एक नाली टाइप की यहाँ पे बनी हुई है। अगर मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखूंगा तो वो इधर स्लाइड करके नीचे आएगा। अगर मैं यहाँ पे सी वाले पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को रखूंगा तो डी तक पहुंचेगा। ठीक है, और दोनों की लेंथ इक्वल है, सी डी इज इक्वल टू ए बी। अब कीजिए, अब इतना हिंट काफी है, फ्रिक्शन वगैरह कुछ नहीं है, हमें उसके बारे में कुछ नहीं सोचना है। हिंट दूं, हिंट, अगर मैं किसी पार्टिकल को ड्रॉप करता हूं और मैंने कहा कि मैंने पार्टिकल को ड्रॉप किया किसी एच हाइट से, तो ऊपर से नीचे तक आने में उसको कितना टाइम लगता है, ये हिंट है इस क्वेश्चन के लिए।
बताइए पहले इधर h के टर्म में कितना टाइम लगता है? √2h/g। √2h/g। बस इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज कीजिए। देखता हूँ किसका दिमाग दौड़ रहा है। दिमाग चलने से काम नहीं चलेगा, दौड़ाना पड़ेगा। अच्छा, TAB A से B तक आने में उसको कितना टाइम लगेगा, ये तो मैं निकाल सकता हूँ। √2h/g, तो मैंने कहा कि ये लेंथ कितनी है L, तो मैं यहाँ पे कह दूंगा √2L/g। ये तो क्लियर है ना? ठीक। अब कॉमन सेंस ये लगाइए कि ये जो पार्टिकल ऊपर से नीचे क्यों आया, ये पार्टिकल ऊपर से नीचे क्यों आया? ड्यू टू एक्सीलरेशन, ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब कि ग्रेविटेशन फोर्स के कारण। तो यहाँ पे जब मैं यहाँ पे देख रहा था कि पार्टिकल ऊपर से नीचे आ रहा था तो एक्सीलरेशन कितना था? g के इक्वल। ठीक। अब अगर मैं इस वाले क्वेश्चन में देखूं तो यहाँ पे तो जो g है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, g तो इसी डायरेक्शन में लगेगा ना, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये एंगल कितना है? 60। तो बेटा ये वाला एंगल कितना होगा? 60। ये भी आपका 60, तो ये भी 60, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक। तो g का कौन सा कंपोनेंट है जिसके कारण पार्टिकल Cos। की तरफ आ रहा है? cos। तो इस कंपोनेंट के कारण नीचे आ रहा है वो। अब वो कितना है? g cos 30, सॉरी 60। अब तो हो गया क्वेश्चन। यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना था? g के इक्वल। यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना है? g cos 60। तो सिंपल, टाइम कितना हो जाएगा c से d में? √L/2L/g। g की वैल्यू कितनी है? g cos 60। अब दोनों को डिवाइड करके देखिए कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या? B ऑप्शन 1:2। ठीक है, 1:√2। क्लियर है सबको? आर्यन क्लियर है? ठीक है सर। हाँ बोलिए। सर आपने इससे पहले कौन सा बताया था प्रोजेक्टाइल में जो आएगा? 15th बताया था। क्वेश्चन नंबर 15। सर ये तो प्रोजेक्टाइल का थोड़ी हुआ ये था। अरे पार्टिकल क्या कर रहा है कि पार्टिकल उसके बाद भी ऊपर की तरफ जा रहा है। हाँ तो सर वो ऊपर जा रहा है वर्टिकली वर्टिकली। भी आता है, सेम क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल में भी आता है। ये प्रोजेक्टाइल से थोड़ी करना है सर। वैसे भी कर लीजिए, आंसर वही आएगा। मैं हिंट दे देता हूँ। देखिए आर्यन क्या कह रहे हैं, मैंने कहा कि पार्टिकल है जो कि ए से बी तक मूव कर रहा है। ए से बी तक मूव करने में उसको कितना टाइम लगा? t1। और उसने कहा कि पार्टिकल बी से लेके वापस यहाँ तक आ रहा है, इसमें टाइम कितना लगा है? t2। सेम क्वेश्चन हम लोग प्रोजेक्टाइल में भी करेंगे कि मैंने कहा कि पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, पार्टिकल को ए से बी तक मूव करने में कितना टाइम लगेगा? t1। ठीक है, और बी से सी तक मूव करने में कितना टाइम लगेगा? t2। मैं ये बोल रहा हूँ सेम क्वेश्चन वहां पे भी आएगा कि दो जगह क्वेश्चन करने से अच्छा है कि एक ही जगह कर लेंगे। अच्छा ठीक सेम है। कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसलिए मैंने कहा कि प्रोजेक्टाइल में इसको करेंगे। वैसे ये आप लोग कर सकते हैं।
हाँ सर आ गया था इसलिए पूछ रहा था। ठीक है, ये वाला आप लोग कर सकते हैं, सिंपल है। के से बी और बी से वापस, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया, T1 + T2, है ना। और उसके बाद आपको h निकालना है कि h कितना होगा, यही तो पूछा गया है ना। करके देखिए, अब कर लेंगे आप लोग। दो पार्ट में इसको सॉल्व कीजिएगा, यहां से यहां और यहां से यहां। नेक्स्ट, और कोई डाउट नहीं है। और इन लोगों ने तो किया ही नहीं है। अच्छा बताइए, कल कहाँ तक किया था, फिर मैं आगे बताऊं। मैं बता रहा हूँ 2 दिन के बाद, कल परसों, जो नेक्स्ट मंडे होगा वहां तक आप लोग क्वेश्चन करके रखिएगा, ठीक है। एक्सरसाइज 1 में कितने क्वेश्चन है, लगभग 74 और 20। एक्सरसाइज 1 और 2, जितने क्वेश्चन स्टेट लाइन से रिलेटेड हैं सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाने चाहिए। एक्सरसाइज 1 और 2 नेक्स्ट मंडे के लिए बता रहा हूं, ठीक है, जो अपकमिंग मंडे होगा। लास्ट कल कहां तक पढ़ा था, ये टाइम वाला क्वेश्चन निकालना है आपने जो कराया था, तो ये जो भी प्रॉब्लम। फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट। एक पार्टिकल है जिसको मैं 40 मीटर हाइट से प्रोजेक्ट कर रहा हूँ विद स्पीड 20 मीटर पर सेकंड इन अपवर्ड डायरेक्शन। फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट एंड स्पीड व्हेन इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट एंड स्पीड व्हेन इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है तो मैं सिंपल क्या करूंगा, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, यही करूंगा ना। अब डिस्प्लेसमेंट कितना है, जहां से मैं पार्टिकल को प्रोजेक्ट करूंगा वो क्या होगा, ओरिजिन। -40 तो इसके रेस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, -40 -40। u कितना है, +20, और a तो हमेशा g के इक्वल होगा, -g के इक्वल। जल्दी से सॉल्व करके t की वैल्यू निकालिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। आर्यन कितना आ रहा है, t। ये तो रूट में आ रहा। ठीक है, आने दीजिए, उसमें क्या हो गया। 4 ± √48/2।
इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं 48 को। हाँ कर सकते हैं। तो बस देखिए माइनस वाला तो हम लोग हटा देंगे, क्योंकि अगर माइनस लूंगा तो टाइम की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, और टाइम कभी भी नेगेटिव हो नहीं सकता। तो हम लोग सिंपल क्या लेंगे, t इज इक्वल टू पॉजिटिव वाला। क्लियर है? ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, रूट में आ सकता है, डेसिमल में तो टाइम हो सकता है ना। स्पीड निकालिए, स्पीड जब ये स्ट्राइक कर रहा होगा। जब ये स्ट्राइक करेगा तो ये ऐसे तो आएगा, और किसी वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा। तो मैं तो सिंपल यूज करूंगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। v स्क्वायर ये आपको निकालना है, u स्क्वायर 400, 2as माइनस 2 इंटू 10, और s की वैल्यू भी माइनस 40। यहां से v की वैल्यू आ जाएगी, निकाल लीजिए। हो गया? आर्यन कितना आ रहा है v? तो यहाँ से तो v रूट 1200 आ जाएगा। 10 20 रूट 3। भैया की वैल्यू गायत्री। ठीक। हाँ, मैंने कहा कि एक पार्टिकल है, इसको आपने क्या किया, ऊपर से नीचे ड्रॉप किया किसी हाइट से, किसी h हाइट से पार्टिकल को आपने ड्रॉप किया। इट कवर्स 20 मीटर in last second. Find h. ये सिंपल सा क्वेश्चन है। किसी पार्टिकल को मैंने h हाइट से ड्रॉप किया और इसने आखिरी सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, 20 मीटर। नहीं हुआ? नाइन मीटर। तुषार नहीं पता, कि तो रैंडमली मैंने ऐसे क्वेश्चन डिजाइन करके दे दिया, मेरे को आंसर नहीं पता कितना है, सॉल्व करके देखना पड़ेगा। आशुतोष हुआ?
अरे सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपने मान लिया कि ऊपर से नीचे आने में इसको कितना टाइम लग रहा है, टी टाइम लग रहा है, तो ये कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, हाफ gt स्क्वायर। 11.25 आ रहा है मेरा। हो सकता है, आंसर नहीं पता मेरे को। और लास्ट सेकंड में, इसका मतलब t-1 सेकंड में पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस कवर किया, है ना, 1 सेकंड पहले, तो यही तो लास्ट सेकंड हो जाएगा। ये क्लियर है? तो आप लोग लास्ट सेकंड में कितने डिस्टेंस दे रहे हैं, 20 मीटर, तो 20 मीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर माइनस हाफ जी टी माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करके टी की वैल्यू निकालिए, और टी की वैल्यू आ जाएगी, तो मैं डिस्टेंस निकाल सकता हूँ हाफ जी टी स्क्वायर। देखिए करके देखिए कितनी वैल्यू आ रही है। फाइव बाई टू सर। ठीक है, तो t इज इक्वल टू 5/2 सेकंड आ रहा है, तो डिस्टेंस निकाल लीजिए, h कितना आ जाएगा, h कितना है, हाफ जी टी स्क्वायर, वैल्यू पुट करके देखिए कितनी आ रही है, 31.25. 31.25। तुषार समझ में आया? चलिए नोट कर लिया। देखिए नेक्स्ट टॉपिक, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड। सबसे पहले इसका मतलब क्या हुआ, मैंने कहा कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ कार इन 5th सेकंड, इसका मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ कार इन 5th सेकंड, ये क्या सिग्निफाई कर रहा है, 5th से 6th सेकंड के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। 5th और 6 के बीच में हुआ या 4 या 5 के बीच में हुआ, 4 और 5. 4 और 5, क्योंकि 5th सेकंड की बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, जो 5वां सेकंड है वो रनिंग में है, 5 सेकंड अभी कंप्लीट हुए नहीं है, ठीक है, तो 5 सेकंड कंप्लीट नहीं हुए, इसका मतलब क्या, 4 और 5 सेकंड के बीच में उसने कितनी डिस्टेंस कवर की है, ठीक है। अब ऐसे अगर मैं nth सेकंड की बात कर रहा हूं, तो nth सेकंड का मतलब क्या हो गया, n-1 से लेके n सेकंड के बीच में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, ठीक। तो मैंने कह दिया कि जो पार्टिकल है वो a से b तक पहुंचता है n सेकंड में, और n-1 सेकंड में कहां तक पहुंचेगा, Sn-1, मैंने कहा c तक। देखो तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड निकालना है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड क्या हो जाएगा, ये Sn, ठीक है, और s इज इक्वल टू क्या होता है, ut प्लस हाफ टी स्क्वायर, ठीक। तो मैं फॉर्मूला नहीं डिराइव कर रहा हूँ, फॉर्मूला आप सभी लोगों को पता है, यहाँ पे क्या करूंगा, Sn माइनस Sn-1, और s इज इक्वल टू क्या होता है, ut प्लस हाफ टी स्क्वायर। ये जब वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा, u प्लस a/2 2n-1। फॉर्मूला याद है सबको, स्टैंडर्ड फॉर्मूला ये आपका, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड, ठीक है। नोट कीजिए, फिर न्यूमेरिकल करवाता हूँ।
हो गया, नोट कर लिया? ठीक है, एक क्वेश्चन दे रहा हूं। मैंने कहा एक बॉडी है, इसकी स्पीड इधर है, एक मिनट डेटा थोड़ा दे लीजिए इस पे क्वेश्चन। मैंने कहा कि इसकी स्पीड है 7.5 मीटर पर सेकंड, ठीक है, और ये बॉडी रिटार्ड हो रही है और इसका रिटार्डेशन आपको दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मेरे से पूछा गया डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन सेकंड। ये 0, ठीक है, और आर्यन क्या आ रहा है आपका? एक मिनट। अनुष्का गलत है, लॉजिक लगाइए, डिस्टेंस तो 0 हो ही नहीं सकती है। फाइव 5 में भी देखना पड़ेगा, डेटा मैंने अपने मन से लिया, हो सकता है निकाल के देखेंगे। अब देखिए, जब आपने ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया एल स्टैंडर्ड का u प्लस a बाई 2n-1, तो u की वैल्यू तो 7.5 और a की वैल्यू 2.5, a बाई 2 कर दिया, 2n-1 तो 2 2 4 into 3, यही होगा ना, ठीक है, तो ये 7.5 और रिटार्ड हो रहा है, तो ये 7.5, तो ये वैल्यू कितनी आ गई? 0। ये नहीं है क्योंकि मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया, तो डिस्टेंस पूछा गया है, डिस्टेंस तो 0 हो ही नहीं सकते अगर बॉडी मूव कर रही है तो, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं, ये सबसे पहला पॉइंट देखिए कि पार्टिकल की वेलोसिटी और एक्सीलरेशन दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन। अगर पार्टिकल की वेलोसिटी और एक्सीलरेशन दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, इसका मतलब पार्टिकल कहीं ना कहीं जाके रुकेगा, ठीक है। कहाँ पे रुकेगा ये कैसे पता लगा सकते हैं? v is equal to u plus at, फाइनल वेलोसिटी 0, तो टाइम इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? u अपॉन a, u कितना है 7.5 डिवाइडेड बाय a कितना है 5, तो ये आ जाएगा आपका 3/2, यानी कि 1.5 सेकंड। क्लियर है कि 1.5 सेकंड पे पार्टिकल रुक जाएगा। अगर पार्टिकल रुकेगा तो फिर क्या करेगा? वो रिवर्स बैक लेगा। याद कीजिए, यहीं पे हमने क्वेश्चन की स्टार्टिंग की थी जब बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे करवाए थे एक दो क्वेश्चन, ठीक है, कि हम लोग सबसे पहले डिफरेंशिएट करें, तो उसके बाद मैंने कहा था कि जब वेलोसिटी 0 हो रही है उसके बाद पार्टिकल वहां से रिवर्स बैक लेगा। यहाँ पे देखिए एक्सेलरेशन आपका चेंज नहीं हो रहा है, एक्सेलरेशन तो वही है बॉडी पे। अगर एक्सेलरेशन किसके कारण आया? फोर्स के कारण। अब हम लोग अपनी जो हमने स्टार्टिंग में चीजें पढ़ी थी, अब उसको दोबारा और अच्छे तरीके से समझते हैं, ठीक।
वहां पे तो हमने x और t के बीच में रिलेशन दिया गया था जब स्टार्टिंग में क्वेश्चन कर रहे थे, उसको हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे थे, वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 पुट कर रहे थे, फिर वहां पे हम लोग टाइम पता लगा रहे थे जहां पे पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो रही थी। ठीक है, ये किया था ना स्टार्टिंग में। अब उसी का और बेहतरीन एक्सप्लेनेशन, मैंने कहा कि उस वाले पर्टिकुलर पार्टिकल पे एक्सीलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, एक्सीलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, इसका मतलब कांस्टेंट फोर्स लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। लॉजिकली सोचिए कि मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूं और मेरे को कोई पीछे की तरफ पुल कर रहा है, वो कंटिन्यूअसली कांस्टेंट फोर्स लगा रहा है पीछे की तरफ, तो धीरे 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 मेरी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ठीक है, लेकिन मेरे पे तो कांस्टेंट फोर्स लग रहा है पीछे की तरफ, तो मैं क्या करूंगा, पीछे मूव करना स्टार्ट कर जाऊंगा। आगे समझिए, सेम चीज वहां पे भी हो रहा था, दो बार डिफरेंशिएट करके देख लीजिएगा एक्सीलरेशन नेगेटिव आ रहा होगा। वहां पे मैंने एक्सीलरेशन के बारे में नहीं बताया था, वहां पे हमने सिंपल पोजीशन के हिसाब से समझ लिया था कि पार्टिकल रिवर्स बैक होके वापस आ। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पे अपने क्वेश्चन पे आते हैं, तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि पार्टिकल t इज इक्वल टू 1.5 सेकंड पे 0 पे पहुंच जाएगा, वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो पार्टिकल यहाँ तक आया, यहाँ पे टाइम कितना हो गया, t इज इक्वल टू 1.5 सेकंड। अब यहाँ पे पार्टिकल की वेलोसिटी 0 होगी, तो ये कौन यहाँ पे मूव करेगा। मेरे से तो पूछा जा रहा है सेकंड सेकंड, सेकंड सेकंड का मतलब क्या हुआ, 1 और 2 सेकंड के 1 बीच। और 2 ठीक है, मैंने कहा कि पार्टिकल यहाँ पे था 1 सेकंड पे, पार्टिकल वापस इसी पोजीशन पे पहुंच गया 2 सेकंड पे, तभी तो 0 आ रहा है। एक चीज मैंने कल बताई थी, कल क्या बताया था कि अगर किसी भी पार्टिकल पे कांस्टेंट एक्सीलरेशन एक्ट कर रहा है, अगर किसी भी पार्टिकल पे कांस्टेंट एक्सीलरेशन एक्ट कर रहा है, तो जितना डिस्टेंस वो आगे ट्रेवल करेगा, सेम डिस्टेंस वो पीछे ट्रेवल करेगा इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कांस्टेंट एक्सीलरेशन एक्ट कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सीलरेशन तो चेंज नहीं हो रहा, तो इसका मतलब पार्टिकल जितनी डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगा, पार्टिकल उतनी ही डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगा। यस और नो? ठीक है, अब मैं देखूं कि अगर मैंने यहाँ पे अगर ये d निकाली है तो ये भी d होगा, तो मेरा तो सिंपल सा तरीका ये है कि मैं एक बार d निकाल दूं, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो हमको टोटल डिस्टेंस पता चल जाएगी इन सेकंड सेकंड। ठीक, अब तरीका इसमें ये आता है कि या तो मैं इस वाले इक्वेशन को यूज करूं या तो इस वाले इक्वेशन को यूज करूं, लेकिन मैं इस वाले इक्वेशन को यूज इसलिए करूंगा क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है, 0, और एक्सीलरेशन तो कांस्टेंट है, वो तो इसी डायरेक्शन में लग रहा है, पार्टिकल पे एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में लग रहा है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सीलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो हाफ टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, u 0 है तो सिंपल s इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, हाफ at स्क्वायर, u 0 है ना इनिशियल, तो ये कितना आ जाएगा 1/2, a की वैल्यू कितनी है 5 और t कितना है, यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लग रहा है 0.5, 0.5 1/2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 5/8 मीटर। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 5/4। क्लियर है सबको, नोट कर लीजिए।
नोट कर लिया? ठीक है। अब मेरे दिमाग में आता है कि मैंने फिर ये nth सेकंड वाला फॉर्मूला पढ़ा क्यों? और वहां पे तो हेडिंग भी ये डली हुई थी कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड, बुक में ये हेडिंग मिलती है। ठीक, अब आपका कॉमन सेंस काम करना चाहिए कि जो हमने डिस्टेंस का फॉर्मूला निकाला था वो तो डिस्प्लेसमेंट वाले फॉर्मूले से निकाला था, s ut plus half t स्क्वायर से, उसी के तो वैल्यू पुट करके उसको सिंपलीफाई कर रहे थे। तो s तो एक्चुअल में क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। तो कॉमन पॉइंट क्या जो हमें हमेशा याद रखना है कि इस वाले फॉर्मूले को कब अप्लाई करेंगे? s nth का फॉर्मूला u plus a by 2 2n minus 1, ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल है? ओनली व्हेन velocity and acceleration both are in same direction। लिख लीजिए, अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों सेम डायरेक्शन में है तभी इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। This formula is applicable only when acceleration and initial velocity both are in same direction। अगर किसी एक का भी डायरेक्शन अपोजिट हुआ या दोनों एक दूसरे के अपोजिट हुए तो हम लोग इस सारे फॉर्मूले को अप्लाई नहीं करेंगे। तो हम लोग अपने कॉमन सेंस से क्वेश्चन जैसे सॉल्व करते हैं वैसे करेंगे। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन मेरे से पूछा गया। मैंने कहा कि एक पार्टिकल है, उसकी इनिशियल स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है और उसका एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब मेरे से पूछा गया फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन 3.7 सेकेंड। 3.7 सेकेंड। अब देखिए दिमाग में एक जो सेकंड कॉन्सेप्ट आता है कि यहाँ पे अगर मैं 3.7 सेकंड के बारे में बात कर रहा हूँ, इसका मतलब टाइम ड्यूरेशन क्या है? जब भी हम लोग nth सेकंड की बात करेंगे इसका मतलब टाइम ड्यूरेशन क्या है? 1 सेकंड। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखिएगा। अगर मैं यहाँ पे 3.7 सेकंड के बारे में बात करूँ इसका मतलब 2.7 सेकंड से लेके 3.7 सेकंड तक पार्टिकल ने कितनी डिस्टेंस कवर की वो मेरे से पूछा जा रहा है। ठीक, तो ये जो फॉर्मूला आपने अप्लाई किया था s इज इक्वल टू u प्लस a बाई 2 2n माइनस 1, इसमें जो n है आपका जो टाइम है ये इंटीजर में होना जरूरी नहीं है। इंटीजर का मतलब क्या हो? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये फ्रैक्शन में भी हो सकता है। नोट करके लिख लीजिए, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन दिया। वैल्यू पुट कर लीजिए, s nth u की वैल्यू कितनी है? 10 प्लस a 2 by 2 2n minus 1 2 into 3.7 minus 1। बस इसको सॉल्व कर लीजिए और नोट करके लिख लीजिएगा n is not in integer, इसमें भी हो सकता है, it may be in fraction also। नोट कर लिया? ठीक है,
एक क्वेश्चन जो मेडिकल में पूछा गया था, इजी क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। मेडिकल में क्वेश्चन क्या पूछा गया था, वो आपने बैलून देखा है जो कि गैस के कारण ऊपर उड़ता है, ठीक है। तो वहां पे कहा गया कि एक बैलून है जो कि ऊपर की तरफ जा रहा है, मैंने कहा कि ये बैलून है, ठीक है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है विथ एक्सेलरेशन ए, ठीक है, ए एक्सेलरेशन, ठीक। अब इसमें से मैं कितने मास को रिमूव करूं, मास रिमूव, कुछ यहाँ पे सामान वगैरह रखा होगा, बहुत सारे लगेज वगैरह रखे होंगे, ठीक है। तो मेरे से पूछा गया इसमें से मैं कितने मास को रिमूव करूं ताकि ये सेम बैलून, ये जो बैलून है अब ये नीचे जाने लगे विथ एक्सेलरेशन ए। क्वेश्चन आया समझ में? अभी क्या था, बैलून ए एक्सेलरेशन से अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा था, तो मेरे से पूछा गया कि मैं इसमें यहाँ पे कई सारे सामान रखे हुए हैं, मैंने क्या किया, सामान को उठा के नीचे गिरा दिया, ठीक। तो मेरे से पूछा गया कि मैं कितने मास को रिमूव करूं ताकि ये सेम बैलून ए एक्सेलरेशन से नीचे जाने लगे। आया आया कुछ आया? समझ नहीं आ रहा है कि मास को निकाल देंगे तो नीचे क्यों आएगा? फोर्स में चेंज हो जाएगा। मास ऐड नहीं करना होगा नीचे लाने के लिए। उसका मतलब ये है कि नीचे लाना है तो और मास ऐड करना चाहिए ना, हम क्या कर रहे हैं? अच्छा, मास को ऐड करना चाहिए, तो ठीक है, मास रिमूव कर लीजिए, ऐड कर लीजिए। ये सारे कॉमन सेंस के साथ कांस्टेंट फोर्स लग रहा है नीचे, ये लग रहा है तो ऊपर वाला फोर्स ज्यादा है, ये तो ऊपर लेके जा रहा है, 5 को कर दिया, उल्टा कर लीजिए यहां से यहां, ठीक है। बैलून नीचे जा रहा था ए एक्सेलरेशन से, कितना मास को रिमूव करूं तो बैलून ए एक्सेलरेशन से ऊपर जाने लगे। ये नीट का क्वेश्चन है, इंजीनियरिंग वालों के लिए तो बाएं हाथ का खेल होना चाहिए। उनको याद आ गया करवाते करवाते। ये बैलून है ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, ठीक है। इसमें से मैंने मास को रिमूव कर दिया तब ये ए एक्सेलरेशन से ऊपर जाने लगा, तो कितना मास रिमूव किया? अच्छा, सभी मास हटाना पड़ेगा? मेरे को आंसर नहीं पता, वो तो मेरे को क्वेश्चन याद है, निकाल के देखना पड़ेगा। हाँ आर्यन, क्या करेंगे? टू ma अपॉन g प्लस a, अगर इसमें इनिशियल मास
अच्छा ठीक है, चलिए देखिए, मेरे को सिंपल बता था फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, ये होता है, ठीक है, क्योंकि एक्सीलरेशन आगे तो फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक। तो अगर मैं पहले वाले केस में देखूं, तो अगर मैं पहले वाले केस में देखूं तो नीचे तो एंटी फोर्स लग रहा है। अगर आप गैस वाले बैलून के बारे में बात करें तो यहाँ पे देखिएगा फायर हमेशा कंटिन्यूअसली बर्न होता रहता है, ठीक है, जिसके कारण इसको एक अपथ्रस्ट मिलता है, ठीक। तो मैंने कहा कि उस फायर के कारण इस पे फोर्स कितना लग रहा है, एफ, ठीक है, लेकिन ये किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो मैं तो क्या कहूंगा, mg माइनस f इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक है। आगे इस वाले क्वेश्चन में आऊं, मैंने कहा कि इसमें से मैंने कितना रिमूव कर दिया, x मास रिमूव कर दिया, तो नीचे की तरफ फोर्स अब कितना लगेगा, m माइनस एक्स इंटू जी, और ऊपर फोर्स कितना लग रहा है, ये तो कांस्टेंट फोर्स है ना, फायर तो वैसे ही बंद हो रहा है जैसे पहले बंद हो रहा था। अब ये किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, अपर डायरेक्शन में, इसका मतलब f माइनस m माइनस x इंटू जी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। अब दोनों को सॉल्व करके निकाल लीजिए, दोनों को ऐड करेंगे तो एफ एफ कैंसिल हो जाएगा, सॉल्व कर सकते हैं ना, कर लीजिए जो भी आए, वो रैंडमली क्वेश्चन याद आ गया तो मैंने करवा, ये लिख लीजिएगा यहाँ पे, नीट। ऐसा कभी मत सोचिएगा कि मैं तो इंजीनियरिंग का स्टूडेंट तो मेरे को नीट का क्वेश्चन क्यों करवाया, बेटा वो लोग भी फिजिक्स पढ़ते हैं, आप भी फिजिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, और आपसे तो जरूर हो जाना चाहिए नीट के क्वेश्चन। टू एम ए अपॉन ए प्लस जी। ये आ रहा है अनुष्का आपका भी, ठीक, यही होगा। क्लियर है सबको, ठीक। मैंने कहा कि एक पार्टिकल, तीन पार्टिकल है आपके पास, तीनों पार्टिकल सेम हाइट पे हैं, ठीक है। जो पहला वाला पार्टिकल है, इसको आपने क्या किया, पहले वाले पार्टिकल को आपने ड्रॉप किया, पहले वाले पार्टिकल को आपने ड्रॉप किया, ठीक। जो दूसरा वाला पार्टिकल है, इसको आपने, नहीं ड्रॉप नहीं करता हूं, इसको आपने u वेलोसिटी दी, क्वेश्चन की चेंज हो जाएगा, नीचे की तरफ b वाले पार्टिकल को आपने अपवर्ड के डायरेक्शन में u वेलोसिटी दी, और जो थर्ड पार्टिकल c है, इसको आपने किसी पर्टिकुलर थीटा एंगल पे u वेलोसिटी दी, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, जब तीनों पार्टिकल ग्राउंड को स्ट्राइक कर रहे हैं, तो मैंने कहा कि इसकी स्पीड है va, इसकी स्पीड है vb, और इसकी स्पीड है vc, जब तीनों ग्राउंड को स्ट्राइक कर रहे हैं, ठीक। तो आपको इन तीनों के बीच में रिलेशन निकालना है, फाइंड रिलेशन बिटवीन va, vb एंड vc। आगे फिर में अच्छा, आप लोगों का कॉमन सेंस क्या कहता है कि क्या होना चाहिए, एच में इक्वेशन सॉल्व करके। अच्छा मतलब ये सॉल्व करेंगे, कॉमन सेंस से नहीं बताएंगे,
सिंपल, ये आपका होमवर्क है, बहुत सिंपल है। लॉजिकली सोचिएगा, मैथमेटिकली क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश मत कीजिए। कर सकते हैं, मैथमेटिकली भी कर सकते हैं, लेकिन वो टाइम टेकिंग है। हर एक के लिए इक्वेशन बनाएंगे, उसको फिर सॉल्व करेंगे, फिर बीए बीबी बीसी निकालेंगे, ये करेंगे ना, ठीक है। लेकिन इसको लॉजिकली सोचने की कोशिश कीजिए। होमवर्क है और इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा, क्योंकि इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। कि हमें क्वेश्चन को देख के पता कैसे चले कि हाँ इस क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट उतारा जाए। नहीं तुषार गलत है, चलिए ये भी आंसर बता देता हूँ। आंसर बता दूं क्या? सर वी ए वे भी तो सेम होंगे, तीनों सेम होंगे। तीनों। हाँ वी ए वी भी तो समझ आ रहा है। तीनों सेम होंगे, ठीक है। आंसर बता देता हूँ, तीनों इक्वल है। अब यही सोचिए क्यों, ठीक है। अब मेरे ख्याल से इसका आंसर आप लोग मेरे को दें तो ज्यादा अच्छा लगेगा कल। और कोशिश ये कीजिए लॉजिकली आंसर दीजिए, मैथमेटिकली नहीं। लॉजिकली आप लोग एक लाइन में 10 सेकंड के अंदर आंसर दे सकते हैं, और मैथमेटिकली करेंगे बेकार में 5 मिनट जाएगा। हमें तो टाइम बचाना है ना, और टाइम वहां पे यूज करें जहां पे टिपिकल प्रॉब्लम, ये टिपिकल प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए ओके, बाय बाय।